स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ ज्योग्राफी न्यूज, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई करंट अफेयर्स जो आपकी एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। गाइस, आज आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो न्यूज अगेन, वो इशू अगेन पुरानी कहावत को सही ठहराती है कि द ओनली लेसन मैन हैज लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट मैन हैज नॉट येट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हम हमारे इतिहास से कुछ सीखते ही नहीं हैं, यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? बिकॉज आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों अफगानिस्तान में, मोरक्को में, टर्की में इतने हजारों लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। क्या इसमें सही में नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है या फिर इसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग ये भी देखेंगे। तो आज इस इश्यू का हम लोग A to Z एनालिसिस करेंगे, जियोलॉजी से लेके, ज्योग्राफी से लेके, दी रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर। हम लोग ये पूरा देखेंगे ताकि आपको ये इशू कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाए। शुरुआत करने से पहले गाइस, आप सबके साथ मैं और एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ आपकी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे, ऐसे पर्सन के साथ जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप मेरा कोड PM लाइव यूज कर सकते हैं। द एडमिशंस आर क्लोजिंग फास्ट ऑन 14th of October। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जिनके मन में ये हलचल है कि सर जर्नी शुरुआत करे या ना करे, बिल्कुल कीजिए। बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपका 1100 मार्क्स का प्रिपरेशन कराता है इन मेंस, एंड लगभग आपका जो GS का सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें से भी आप कम से कम 50 से 60 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन प्रीलिम्स। सो हेंस ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल ऑप्शनल्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्यों ये जो अर्थक्वेक्स है, कहाँ के? मोरक्को के। ओके, व्हाई द अर्थक्वेक्स ऑफ मोरक्को, व्हाई द अर्थक्वेक्स ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे अर्थक्वेक आया, मोरक्को में आया, टर्की में आया, ये इतने डेडली क्यों है? ओके, इसके पीछे के रूट कॉजेस क्या है? तो इसके पीछे यू हैव 3 रूट कॉजेस कि व्हाई ये अर्थक्वेक्स इतने डेडली होते हैं एंड व्हाई इनमें इतने लोगों की जान जाती है, व्हाई डू वी हैव सच हेवी कैजुअलिटीज। तो सबसे पहला रूट कॉज जो है गाइस, ये जो सारे अर्थक्वेक्स है ना, ये एक जोन में मिलते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जो दुनिया का टेक्टोनिकली सेकंड मोस्ट एक्टिव रीजन है आफ्टर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का तो नाम सुना होगा, PROF। उसके बाद में जो सेकंड मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक बेल्ट है पूरी दुनिया का, उसे हम लोग कहते हैं दी अल्पाइड बेल्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे दी अल्पाइड बेल्ट। ओके, अल्पाइड बेल्ट ये आपका अल्पाइन प्लस हिमालयन, तो आल्प्स प्लस हिमालयन मिला के आपका बनता है अल्पाइड बेल्ट। ये पहला रूट कॉज। द सेकंड रूट कॉज ऑफ द अर्थक्वेक इज दैट ये जो सारे अर्थक्वेक्स है, ये सारे अर्थक्वेक्स है शैलो फोकस। ओके, शैलो फोकस, शैलो फोकस इन द सेंस क्या कि इनका जो एपिसेंटर है, जहां से अर्थक्वेक्स आते हैं, ये एक बहुत ही कम डेप्थ पे है। तो लेस देन 20 किलोमीटर्स, लेस देन 30 किलोमीटर्स ही इनका आपका एपिसेंटर है। सो शैलो फोकस, तो एनर्जी बहुत ज्यादा आती है एंड बेहद जल्दी आती है। द थर्ड रूट कॉज ऑफ दिस इज दैट यहां पे बेसिकली आपको फॉल्ट्स मिलती है, आपको दरार मिलती है। वो जो दरार है कुछ अलग टाइप की दरार मिलती है एंड उस दरार का नाम है ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट। ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट। Number 4th reason is of course, okay, the lack of governance, the lack of governance and
द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 मुख्य रीजंस है कि क्यों आपके यहाँ के अर्थक्वेक्स इतने डेडली है कि हजारों हजारों लोगों की जान जाती है। तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी फैक्टर इन डिटेल। आप और मैं मिलके जानते हैं कि क्या ये फैक्टर्स है सर जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स इतने डेडली होते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी धरती है गाइस, हमारे धरती इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे धरती का जो लिथोस्फीयर है, जो इनिशियल लेयर है हमारे धरती की, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, इंडिविजुअल सेगमेंट्स, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो एक ब्रोकन अंडे की तरह है, इट्स लाइक अ ब्रोकन एग शेल। तो अंडे का जो छिलका होता है आपका, उसमें कैसे दरार आती है, वैसे ही हमारे धरती के लिथोस्फीयर के अलग अलग छिलके हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इंडिविजुअल छिलकों को, इंडिविजुअल सेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यू हैव मेजर प्लेट्स एंड यू हैव माइनर प्लेट्स। तो जो मेजर प्लेट्स है हमारी दुनिया की, वो कौन सी है सर? तो हमारी मेजर प्लेट आती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट है, बट वो कौन सी? कॉन्टिनेंटल वाली। तो दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेट एज वेल एज इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियनिक प्लेट टू। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सर मैडम बताइए विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिथोस्फेरिक प्लेट, आपका जवाब आएगा पैसिफिक प्लेट। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियनिक प्लेट एंड दुनिया की सबसे बड़ी जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट आती है कॉन्टिनेंटल, दैट इज यूरेशिया। अब इसके बाद में आपको प्लेट्स मिलती है नॉर्थ अमेरिकन, यू हैव साउथ अमेरिकन, देन यू हैव अफ्रीकन, यू हैव इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यू हैव पैसिफिक। तो बाकी आप ये जो प्लेट्स देखते हैं, सोमाली है, अरेबियन है, यू हैव फिलीपीन, दीज आर ऑल माइनर प्लेट्स। एंड और एक मेजर प्लेट आती है कॉल्ड एज एंटार्क्टिका। तो ये सोमाली, अरेबिया, फिलीपीन, देन आप ये जो प्लेट्स देख रहे हैं नाज़का, कोकोस, कैरिबियन, दीज आर ऑल माइनर प्लेट्स, ये मेजर प्लेट्स नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड इंडियन प्लेट कहां टकरा रहे हैं, देखिए इंडियन प्लेट भी नीचे से आई है, अफ्रीकन प्लेट भी नीचे से आ रही है, एंड बोथ ऑफ दिस अफ्रीकन प्लेट एंड इंडियन प्लेट दे आर थ्रस्टिंग नॉर्थवर्ड्स इनटू द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यहां पे है, नीचे से अफ्रीकन प्लेट आ रही है, यहां से इंडियन प्लेट भी आ रही है। तो ये दोनों प्लेट्स क्या कर रही है? ये दोनों प्लेट्स आके टकरा रही है एंड यहाँ पे हो रहा है इंटेंस कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। सो ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, ये जो प्लेट्स टकरा रही है, इसके वजह से आपके क्या उठ रहे हैं? आपके उठ रहे हैं माउंटेन्स। यू हैव अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है, इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, या फिर हम लोग इसे कहते हैं टर्शरी अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। एंड ये जो जोन आता है जहां पे ये दो प्लेट्स आके टकराती है, जहां पे माउंटेन्स उठते हैं, अब प्लेट्स अगर टकराएगी, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो बट नेचुरली अंडर स्ट्रेस तो बिल्ट होगा ही होगा। स्ट्रेस के वजह से यहाँ पे दरार मिलेगी, फ्रैक्चर मिलेगी। तो इस बेल्ट का नाम है दी अल्पाइड बेल्ट। ये दुनिया का सेकंड सबसे ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव बेल्ट है। सर आप क्या इसकी हमें मैप लोकेशन दिखा पाएंगे? जी हाँ जरूर। ये है आपका दी अल्पाइड बेल्ट। तो देखिए नीचे से अफ्रीकन प्लेट आ रही है एंड यहां से आपकी इंडियन प्लेट आ रही है। ये दोनों प्लेट्स मिल रही है, ओके, मिल रही इन द सेंस दैट दे आर कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं अल्पाइड रीजन। तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा रीजन एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक जोन में तब्दील हो जाता है। सो आप जो अर्थक्वेक देखे कि ये आपका मोरक्को वाला अर्थक्वेक आ गया, ओके, यहाँ पे आपका इस बार टर्की वाला अर्थक्वेक आ गया, बड़े बड़े। एंड अभी रिसेंटली यू हैव द अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान। तो ये जो पूरी बेल्ट सिस्टम है ये टेक्टोनिकली एक्टिव है। क्यों? बिकॉज यहां से आपकी इंडियन प्लेट आती है, यहां से आपकी अफ्रीकन प्लेट आती है ना।
ये अर्थक्वेक्स इतने डेडली क्यों है? बिकॉज नंबर सेकंड रीजन, ऑल ऑफ दीज अर्थक्वेक्स आर शैलो फोकस। इनका जो एपिसेंटर है, ये एपिसेंटर बहुत ही पास में है सरफेस से। तो एपिसेंटर पास होने के वजह से जो वेव्स निकलती है अर्थक्वेक की, वो डायरेक्टली सरफेस पे एकदम से आती है एंड दे कम विद फुल इंटेंसिटी। तो इसके वजह से जो दरार में आपका स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, ये जो दरार बन रही है आपकी, एंड ये दरार से जो स्ट्रेस रेडिएट आउट होता है, ये स्ट्रेस एकदम से बाहर निकलता है। सर, क्या आप हमें ये दरार के बारे में बता पाएंगे कि ये दरार कैसी बनती है एंड क्यों यहाँ पे एकदम से इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से क्रम्बल हो जाता है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। तो नॉर्मली जो हमारी फॉल्ट होती है वो 3 टाइप की होती है। यू हैव नॉर्मल फॉल्ट, यू हैव रिवर्स फॉल्ट एंड यू हैव स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ओके, तो जो हमारी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कब बनती है? जब आपका जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, जैसे आपका ये ब्लॉक है, तो यहां से एक फोर्स लगा, यहां से एक फोर्स लगा, तो ये 2 फोर्सेस जो है, जस्ट इमेजिन कि मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कैसी बनेगी। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कब बनेगी? जब आपका एक फोर्स ऐसा लगेगा एंड आपका एक फोर्स ऐसा लगेगा। जस्ट इमेजिन कि ये पहले एक ब्लॉक था, 2 लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, एंड ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर डिस्प्लेस्ड। तो आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक तरफ जाएगा इस तरफ एंड एक तरफ आएगा इस तरफ। तो अगर आप ये एरो कंसिडर करते हैं, ये डायरेक्शन, तो आपके फोर्सेस कैसे लग रहे हैं? तो एक फोर्स लगा आपका इस तरफ, एक फोर्स लगा आपका इस तरफ, तो ये स्लिप हो गया। सो द स्लिप इज हैपनिंग लाइक दिस। 2 फोर्सेस लग गए, इसने बीच में से इस ब्लॉक को तोड़ दिया एंड आपका हो गया स्ट्राइक स्लिप। यानी अलोंग द स्ट्राइक हॉरिजॉन्टली आपका बेसिकली स्लिप हो गया। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नाउ ये जो नॉर्मल एंड रिवर फॉल्ट्स लगता है, ये नॉर्मल एंड रिवर्स फॉल्ट कब लगेगा? व्हेन यू विल हैव सच काइंड ऑफ फॉल्ट्स, जब आपके फोर्सेस जो होते हैं दे एक्ट बेसिकली अलोंग द सेम लाइन। तो जस्ट इमेजिन कि ये दोनों ब्लॉक्स हैं एंड इसके ऊपर या तो आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है या तो आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है। फोर्सेस या तो कॉम्प्रेसिव लग रहे हैं, फोर्सेस या तो टेंसाइल लग रहे हैं। अगर फोर्सेस टेंसाइल वाले लगते हैं, लाइक अगर कोई फोर्स आपका खींच रहा है, ब्लॉक को आपको खींच रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट में कैसे फोर्सेस लग रहे हैं आपके? टेंसाइल फोर्सेस। सो टेंसाइल, ओके, योर टेंसाइल फोर्सेस आर बेसिकली कॉजिंग नॉर्मल फॉल्ट। सो टेंसाइल फोर्सेस में होता क्या है कि आपका जो ये ब्लॉक है, इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली हैंगिंग वॉल, इसे हम लोग कहते हैं फुट वॉल। तो आपकी हैंगिंग वॉल नीचे जाती है एंड आपकी फुट वॉल ऊपर आती है। सर, आप ये हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल हमें निकाल के दिखाएंगे? जी हाँ, मैं आप सबको निकाल के दिखाता हूं कि हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल होता क्या है। तो अगर मैं आप सबके लिए नॉर्मल फॉल्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो व्हाट इज नॉर्मल फॉल्ट? तो नॉर्मल फॉल्ट कब लगती है? जब आपका इस ब्लॉक पे टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। तो आपका ब्लॉक पे अगर टेंसाइल खींच रहा है तो एक क्रैक ऐसी डेवलप होगी। इस क्रैक के ऊपर में जो भी रहता है इसे हम लोग कहते हैं हैंगिंग वॉल। इस क्रैक के नीचे में जो भी रहता है इसे हम लोग कहते हैं फुट वॉल। तो जब भी टेंसाइल फोर्स लगता है, नॉर्मल फॉल्ट जब बनती है, तो आपकी फुट वॉल जो है ये ऊपर जाती है एंड आपकी हैंगिंग वॉल जो है ये नीचे आती है। तो कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट एंड देन यू हैव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आपकी हैंगिंग वॉल गई नीचे, आपकी फुट वॉल गई ऊपर। तो अगर आप ये फिगर देखेंगे तो आपकी दरार ऐसी है, दरार के नीचे वाला पार्ट हो गया फुट वॉल, दरार के ऊपर वाला पार्ट हो गया हैंगिंग वॉल। तो आपकी हैंगिंग वॉल जो है ये नीचे गई, आपकी फुट वॉल ऊपर हो गई। जबकि अगर आप रिवर्स फॉल्ट देखेंगे, इफ यू सी द रिवर्स फॉल्ट, तो रिवर्स फॉल्ट में उल्टा हो रहा है। रिवर्स फॉल्ट में आपकी हैंगिंग वॉल जो है, योर हैंगिंग वॉल इज गोइंग अप एंड आपकी जो फुट वॉल है, ये फुट वॉल आपकी जा रही है नीचे। तो रिवर्स फॉल्ट कब होती है? रिवर्स फॉल्ट होती है जब आपके फोर्सेस होते हैं कॉम्प्रेसिव।
सो व्हेन योर फोर्सेस आर कंप्रेसिव तब आपकी बनती है रिवर्स फॉल्ट। जब आपके फोर्सेस टेंसाइल रहते हैं तो आपकी बनेगी नॉर्मल फॉल्ट, एंड जब आपके फोर्सेस रहेंगे बेसिकली कंप्रेसिव, व्हेन योर फोर्सेस विल बी कंप्रेसिव, सो कंप्रेसिव फोर्सेस में आपकी बनती है रिवर्स फॉल्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा? अगेन द सेम ब्लॉक आई एम टेकिंग अप। ओके, मैं फिर से वही डायग्राम ले रहा हूं। तो आपका इस दरार के ऊपर वाला पार्ट हो गया हैंगिंग वॉल, इस दरार के नीचे वाला पार्ट हो गया फुटवॉल। तो अगर कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, ये दो फोर्सेस है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, तो इस वक्त आपकी हैंगिंग वॉल जाएगी ऊपर एंड आपकी फुटवॉल जाएगी नीचे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि आपकी फुटवॉल गई नीचे में, ओके, एंड आपकी हैंगिंग वॉल गई ऊपर में। तो ये कब होता है? जब आपका कंप्रेसिव फोर्सेस लगता है। सो नाउ गाइस, इफ आई एम टेकिंग द अल्पाइड बेल्ट, तो अल्पाइड बेल्ट में हो क्या रहा है? अल्पाइड बेल्ट में आपका अफ्रीका का एंड इंडिया का लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स यूरेशिया से। तो इस वजह से जो भी फॉल्ट बनेगी वो कैसी बनेगी? रिवर्स फॉल्ट। बट यहां पे आपको एक डिफरेंट फॉल्ट टाइप मिलती है। उस फॉल्ट टाइप का नाम है, इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट। देखिए, ये आपकी दरार है, ये दरार के ऊपर वाला पार्ट हो गया हैंगिंग वॉल, ये दरार का नीचे वाला पार्ट हो गया आपका फुटवॉल। सो दिस इज योर फुटवॉल, दिस इज योर हैंगिंग वॉल। ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट है तो बट नेचुरली आपकी फुटवॉल ऊपर जाएगी, आपकी हैंगिंग वॉल नीचे जाएगी। ये तो रिवर्स फॉल्ट का वही कंसेप्ट है, राइट? बट ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि आपका स्ट्राइक भी होता है एंड आपका डीप भी होता है। डीप मींस ऊपर नीचे जाना, स्ट्राइक मींस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। So if I'm writing on the screens for you, please understand this very very properly because UPSC आपको ये पूछ सकती है। ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि आपका स्ट्राइक भी होता है। तो स्ट्राइक बेसिकली इट इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड आपका डिप भी होता है। डिप इज योर वर्टिकल मोशन। ओके, तो आपको नॉर्मली स्ट्राइक कहां पे मिलता है? स्ट्राइक यू नॉर्मली फाइंड वेयर? Strike you normally find in the strike slip fault। जब आपके दो जो फोर्सेस है they are not acting along the same line, they are displaced, तो तब आपका स्ट्राइक स्लिप होता है। बट ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट एक ऐसी फॉल्ट है जिसमें आपको स्ट्राइक भी मिलता है along horizontal and you also get the dip। ओके, ये जो डिप है तो आपकी फुटवॉल जाती है ऊपर में एंड आपकी हैंगिंग वॉल जाती है नीचे में, एंड ये दो ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर भी मूव करते हैं। तो ये जो रीजन है ना आपका गाइस, ये जो रीजन है आपका अल्पाइड, यहां पे आपको कैसी फॉल्ट्स देखने को मिलती है? विच फॉल्ट्स डू यू फाइंड ओवर हियर? सो यहां पे आपको सारी फॉल्ट्स देखने को मिलती है, वो है आपकी ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट्स। प्लीज रिमेंबर दिस। कैसी फॉल्ट है यहाँ पे? ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट्स। इसके वजह से जो आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर भी आता है एंड ये ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ब्लॉक ऑल्सो मूव्स हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी एंड वर्टिकल मोशन भी। इससे ही आप देखते हैं कि ये जो इतना डेडलीस्ट डिवास्टेशन होता है ये इसी वजह से होता है, बिकॉज ये जो फॉल्ट्स है, ये फॉल्ट्स एकदम से अपना टेंशन रिलीज करती है। तो टेंशन जब रिलीज करेगी, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है, द एनर्जी रिलीज इज मैसिव। हेंस आप देखते हैं कि पूरा का पूरा आपके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ढह जाता है। नाउ ये तो हो गया थर्ड रीजन। नाउ सर, आपने तो बताया था कि टोटल 4 रीजन है। सर, ये लैक ऑफ गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है इसका? गाइस, इसमें ना सबसे बड़ा कल्प्रिट ये है कि क्यों इतना ज्यादा नुकसान होता है, क्यों इतना ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्यों लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है? वो इस वजह से बिकॉज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाती। गवर्नमेंट किसे रेगुलेट नहीं कर पाती है? बिल्डिंग कोड्स को।
गवर्नमेंट क्या रेगुलेट नहीं कर पाती है? गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाती है बिल्डिंग के कोड्स को। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? यू विल बी शॉक टू हियर दिस कि ऐसे अर्थक्वेक्स में मोरक्को, अफगानिस्तान, देन टर्की में जो लॉस ऑफ लाइफ एंड जो प्रॉपर्टी हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है पता है आपको? वो हुआ है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, because of soft story structure. Sir, what do you mean by soft story structure? तो soft story structure means कि अगर ये आपका let's say कि आपका रास्ता है, okay, this is your road, okay, इस रोड के बाजू में एक ये बिल्डिंग है, okay, तो जो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, तो जो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपका एक शॉप रहता है, इसके ऊपर आपके रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स रहते हैं। So above it you will be having residential apartments. अभी ये जो शॉप रहता है, इस शॉप को खाली पिलर सपोर्ट रहता है, यू डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट फॉर दिस शॉप, एंड इसके ऊपर आपकी पूरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहती है। ये तो आपने इंडिया में भी बहुत बार देखा होगा कि बिल्डिंग के नीचे में शॉप रहता है, वो शॉप को खाली पिलर का सपोर्ट रहता है, बाकी वहां पे कोई सपोर्ट रहता नहीं है दीवारों का वगैरह, एंड इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा रेसिडेंशियल ब्लॉक रहता है। नाउ whenever earthquake comes, क्या होता है कि इसका जो ये नीचे पार्ट है जिसको सपोर्ट कम है, इसको सपोर्ट कम है ना, तो सपोर्ट इज लेस, तो इससे क्या होता है कि आपका निचले वाला पार्ट जो है ये ढह जाता है, इट कंप्लीटली कोलैप्सेस। तो ये जो ऊपर का पार्ट है रेसिडेंशियल ब्लॉक, ये रेसिडेंशियल ब्लॉक पूरा का पूरा नीचे टॉपल डाउन हो जाता है, द एंटायर रेसिडेंशियल ब्लॉक टॉपल्स डाउन। तो इस सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर की वजह से ये जो ऊपर का ब्लॉक एकदम से नीचे आ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं। सो द सेकंड रीजन फॉर दिस, इट इज कॉल्ड एज पैनकेक कोलैप्स। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज पैनकेक कोलैप्स। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दिस इज कॉल्ड एज पैनकेक कोलैप्स। कि आपके ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा नीचे टॉपल डाउन हो जाता है। तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक के वीडियोस में कि बिल्डिंग जो है वो ऊपर से नीचे फट से गिर गई। क्यों? बिकॉज नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट था। अभी आप बताइए, ऐसा स्ट्रक्चर क्या आप सही में अल्पाइड माउंटेन रीजन्स में बना सकते हैं क्या? डू यू रियली थिंक दैट आप ऐसे स्ट्रक्चर को परमिशन दे सकते हैं बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बट 30 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती ही नहीं है। देयर इज नो अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग फॉर दिस स्ट्रक्चर। सो रेट्रोफिटिंग है ही नहीं, अर्थक्वेक प्रूफ आप इसे बना ही नहीं रहे। देखिए, अर्थक्वेक प्रूफ तो आप बना नहीं सकते, सॉरी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज किया, बट आप अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग से इसे रेजिस्टेंट तो कर सकते हैं ना। तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट? लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग कोड्स ही यहां पे नहीं है। सो प्लीज ध्यान में रखिएगा, सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर एंड देन यू हैव पैनकेक कोलैप्स। दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, this was the detailed discussion of why do we have earthquakes in the Alpine mountain belt. You can all connect with me on Telegram. मेरा टेलीग्राम पे एक ओपन ग्रुप है called as Geography by Pritesh Mathurkar. This is where I keep on sharing such articles and मैं आपके साथ रूबरू भी होता हूँ इन डिस्कशन। तो अगर आप चाहेंगे कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो एंड कुछ इसी तरह हम लोग और बाकी न्यूज का भी एनालिसिस करें, you are free to join this group. And of course, I keep on sharing relevant material and relevant case studies for geography too. So guys, on the behalf of Study IQIS, I thank each and every one of you for watching this video. I hope कि आपको ये वीडियो देख के एक अंदाज आया होगा कि कैसे ज्योग्राफी along with administration सारा डिटरमाइन करती है for basically proper governance. तो प्लीज ऐसे न्यूज को इसी तरीके से हैंडल कीजिएगा एंड मेरा आपसे वादा है, स्टडी IQIS का आपसे वादा है कि हम लोग हर इशू को कुछ इसी तरीके से डील करेंगे। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS, आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय, अडियोस अमिगोस, सी यू सून, टेक केयर एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQIS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।